हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक सैंपल पेपर। ठीक है, ये आपके आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने हिस्ट्री में जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में, जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं हिस्ट्री के, मैंने उन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो आपके इस साल के माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचों चैप्टर का मैंने इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पांचों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। और हिस्ट्री में जो मैप पॉइंटिंग आता है उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप अगर चाहे तो इन सारे वीडियोस को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उन सबके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री का सैंपल पेपर जब आप करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। जैसे एमसीक्यू कितने मार्क्स का आता है, शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स का आता है, ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, मैच द कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ये सारे क्या आपको अच्छे से एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, और मैप पॉइंटिंग का भी पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर करने का मकसद यही होता है कि जो हमारा एग्जाम में आने वाला है एकदम सेम टू सेम पेपर आपको अभी यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर अभी आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर भी दे सकते हो, जो आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आंसर दे दिया तो आप माध्यमिक एग्जामिनेशन में भी आंसर इन सब का आराम से दे पाओगे। ये काफी रिप्यूटेड स्कूल का एक टेस्ट पेपर है, तो मैंने उसी का एक सैंपल पेपर इसका लिया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सैंपल पेपर। पहला है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। तो पहला क्वेश्चन, वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, बोल रहा है वुमेन्स डे जो मनाया जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस डेट को किया जाता है। तो वो किया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूं, मैं चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने माध्यमिक में जो ज्योग्राफी का जो एग्जाम दिया है और जो रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने हर चैप्टर्स का, ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर जो ज्योग्राफी का जो 2 चैप्टर्स था, मैंने दोनों चैप्टर का सजेशन का वीडियो बनाया था, जो इस साल 2022 माध्यमिक एग्जामिनेशन में आने वाले थे। आप मुझे बताइए कि उसमें से कितना आप लोगों ने किया और कितना आप लोगों को हमारे चैनल से हेल्प मिला। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सत्तोर बत्सर इज, बोल रहा है सत्तोर बत्सर जो था वो क्या था। सत्तोर बत्सर क्या है, तो वो है एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद का जीवनी लिखा जाता है, तो वो एक ऑटोबायोग्राफी है सत्तोर बत्सर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द फॉलोइंग हु पियोनियर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ सबल्टन पीपल, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक है, ठीक है, हु पियोनियर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ सबल्टन पीपल। सबल्टन पीपल का हिस्ट्री में वो एक लीडर है, पियोनियर्ड मतलब लीडर है, तो इनमें से कौन एक ऐसा है, तो वो है राणाजीत गुहा। ठीक है, बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग हु पियोनियर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ सबल्टन पीपल, तो आंसर होगा राणाजीत गुहा। क्वेश्चन नंबर 4, चाउ नृत्य इज अ स्पेशल डांस फॉर्म ऑफ, बोल रहा है चाउ नृत्य किस कहाँ का एक स्पेशल डांस फॉर्म है, किस स्टेट का एक स्पेशल डांस फॉर्म है, तो वो है बंगाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश इन, हिंदू कॉलेज कब बना, हिंदू कॉलेज बना 1817 में। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबोलिश्ड बाय, प्रैक्टिस ऑफ सती कब एबोलिश किया गया, कब खत्म किया गया, तो उसको खत्म करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे खत्म किया था। लॉर्ड कर्जन जो था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम था 1905 में, और जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को खत्म किया था 1828 में। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस भी बहुत पहले का था, लॉर्ड क्लाइव बहुत बाद में आया, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती का जो रस्म था वो किसके मदद से खत्म किया गया, राजा राम मोहन रॉय की मदद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नील दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, नील दर्पण जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, ठीक है, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में किसने लिखा था। नील दर्पण तो लिखा दीनबंधु मित्रा ने, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्ता ने। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता। और ये जो रीव जेम्स लॉन्ग है ना, अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि किसने उसे इंग्लिश में पब्लिश किया था, पब्लिश किसने किया था इंग्लिश में, तब आप आंसर लिखेंगे रीव जेम्स लॉन्ग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वॉज, बोल रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर का नाम क्या था, पहले वाइस चांसलर कौन थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, तो वो थे सर जेम्स विलियम कॉलवाइल। ठीक है, सर जेम्स विलियम कॉलवाइल। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड डीकू डिनोटेड, बोल रहा है डीकू जो है उसका मतलब क्या होता है, वो किस चीज को डिनोट करता है। द वर्ड डीकू, तो वो डिनोट करता है आउटसाइडर को। आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग, ठीक है। तो वर्ड डीकू का मतलब होता है आउटसाइडर। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धा भगत वॉज अ लीडर ऑफ, बोल रहा है बुद्धा भगत इनमें से किस लड़ाई का वो लीडर था। कोल, संथाल, चुआर, मुंडा रिबिलियन। तो बुद्धा भगत जो था वो लीडर था कोल रिबिलियन का। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द बैटल ऑफ बालाकोट जो 1831 में हुआ था वॉज फाउट बिटवीन, वो किसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बैटल ऑफ बालाकोट किसके बीच में लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था वहाबीज एंड सिख्स में। ठीक है, वहाबी और सिख का बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ बालाकोट। कब लड़ा गया था, 1831 में। क्वेश्चन नंबर 12, द जमींदार हु लीड द चुआर्स वाज, बोल रहा है जमींदार जो थे जो चुआर्स को लीड कर रहे थे इनमें से कौन थे, जो जमींदार थे और जो चुआर्स को लीड भी कर रहे थे, तो वो थे दुर्जन सिंह। कौन थे, दुर्जन सिंह। द जमींदार, जमींदार थे, हु लीड द चुआर्स वाज, जो चुआर को लीड कर रहे थे, तो वो थे दुर्जन सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉवेल गोरा वॉज रिटन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ, बोल रहा है नॉवेल गोरा जो लिखा गया था वो किसके बैकग्राउंड में लिखा गया था। ठीक है, मतलब वो उसमें किस चीज का हाल लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो नॉवेल गोरा जो लिखा गया था वो लिखा गया था एंटी पार्टीशन, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल 1905 में, और उस वक्त का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला वॉज, बोल रहा है हिंदू मेला का फाउंडर कौन था, तो हिंदू मेला का फाउंडर था नबा गोपाल मित्रा। क्वेश्चन नंबर 15, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, बोल रहा है बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जो था उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो उसको इस्टेब्लिश किया गया है 1836 में। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा को इस्टेब्लिश करने का जो डेट है वो है 1836। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान भारत वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, बोल रहा है वर्तमान भारत को कब सबसे पहले पब्लिश किया गया, तो सबसे पहले उसको पब्लिश किया गया था उद्बोधन में। ठीक है, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कहां सबसे पहले पब्लिश किया गया था, वर्तमान भारत वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन उद्बोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय, बोल रहा है क्रिस्कोग्राफ को किसने इन्वेंट किया था, तो क्रिस्कोग्राफ को इन्वेंट करने वाले थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस, एजेसी बोस। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय आचार्य जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 18, अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज वॉज रिटन बाय, बोल रहा है ग्रामर ऑफ बंगाल जो लैंग्वेज जो एक बुक था, ठीक है, एक लैंग्वेज का एक बुक था, उसको किसने लिखा। अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज वॉज रिटन बाय, इसको किसने लिखा था, तो उसको लिखा था NB हेलहेड ने। ठीक है, नेथनल ब्रेसी हेलहेड ने लिखा था। अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज वॉज रिटन बाय नेथनल ब्रेसी हेलहेड। क्वेश्चन नंबर 19, द बैप्टिस्ट मिशन प्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन, बोल रहा है बैप्टिस्ट, ठीक है, बैप्टिस्ट होता है, द बैप्टिस्ट मिशन प्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन, बोल रहा है बैप्टिस्ट मिशन प्रेस जो था उसको कब एस्टैब्लिश किया गया, तो उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1800 में। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये, चूंकि MCQ जो है वो 20 पीस आता है, ठीक है, 20 पीस आता है, तो ये लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रविंद्रनाथ टैगोर इनॉग्रेटेड द ब्रह्मचार्य आश्रम ऑन, बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार्य आश्रम को कब इनॉग्रेट किया था, 10 जनवरी 1836, 22 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1905 या 25 जुलाई 1905। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार्य आश्रम का जो बुनियाद रखा था वो रखा था 22 दिसंबर 1901 को। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी में। MCQ जो आपने किया वो था ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए में था MCQ जो कि 20 पीस था, ठीक है, 20 पीस MCQ था। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है देखिए आंसर एनी 16 क्वेश्चंस। ग्रुप बी में जितना भी क्वेश्चन है करना है सिर्फ 16 क्वेश्चन, कितना 16 क्वेश्चन, इसीलिए दे दिया है 1 into 16, ठीक है, 1 मार्क्स करके 16 क्वेश्चन आपको करने हैं ग्रुप बी में। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन लिख दे रहा है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब सब ग्रुप यहां पे बना दिया गया है, देखिए सब ग्रुप 1, ठीक है, सब ग्रुप 2 आएगा, सब ग्रुप 3 आएगा, सब ग्रुप 4 और सब ग्रुप 5 तक गया है, ठीक है। ग्रुप बी में सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स है,
5 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि आंसर एनी 16, बोल रहा है पांचों ग्रुप में जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आपको सब मिलाकर सिर्फ 16 क्वेश्चंस करना है। लेकिन शर्त क्या लिख दिया है, कंडीशन लिख दिया है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। हर एक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन तो करना ही है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप, ठीक है। हर ग्रुप से कम एक क्वेश्चन को आपको टच करना ही है। तो यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन इसमें इसी में मैप पॉइंटिंग भी आता है, ठीक है। मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको आप समझिए, इसी में मैप पॉइंटिंग भी आता है, ठीक है। अगर आपको ये देखिए, एक मैप पॉइंटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहां पे लिख दिया है कि आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप, कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपका पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको मान लीजिए मैप पॉइंटिंग समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसका जगह में क्वेश्चन आंसर कर लोगे, या मान लीजिए आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है और मैप पॉइंटिंग याद है तो आप मैप पॉइंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि एक तो करना ही पड़ेगा। अगर अभी आप में से बहुत सोचते होंगे कि अगर नहीं करेंगे एक तो क्या होगा, नहीं करने से क्या होता है, मार्क्स कटता है, बस यही होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने 16 कर दिया और किसी से नहीं किया तो मार्क्स तो कटेगा ही, ठीक है। हर ग्रुप से, हर सब ग्रुप से एक क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में आ रहा है सब ग्रुप 1 में देखिए, आंसर इन 1 कंप्लीट सेंटेंस ईच, मतलब ये शॉर्ट आंसर है, एक सेंटेंस में जवाब देना है, ठीक है। 1 सेंटेंस में, 1 कंप्लीट सेंटेंस में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, हु वाज राम किंकर बीज, ठीक है। बोल रहा है राम किंकर बीज थे, वो कौन थे, तो वो थे इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटर। इंडियन स्कल्पचर थे, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं उन्हें स्कल्पचर कहा जाता है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटर थे वो, कौन, राम किंकर बेज। क्वेश्चन नंबर 2, हु एस्टैब्लिश नवाविधान, नवाविधान का बुनियाद किसने डाला, तो वो डाला था केसी सेन ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उलगुलन, बोल रहे हैं उलगुलन के क्या मायने होता है। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट टिम्यूल्ट, ग्रेट टिम्यूल्ट, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज वर्ण परिचय पब्लिश्ड, बोला वर्ण परिचय जो एक बुक था जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था, उसको कब लिखा गया था, तो उसको लिखा गया था, उसको कब पब्लिश किया गया था, सॉरी कब पब्लिश किया गया था, तो उसको पब्लिश किया गया था 1855 में, ओके। वर्ण परिचय एक बुक था, बंगाली बुक था जिसको विद्यासागर जी ने लिखा था और उसको पब्लिश किया गया था 1855 में। अब देखिए वो सब ग्रुप 1 हो गया, ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको 4 में से 3 आता है तो आप 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो खैर एग्जाम की बात हो गई, यहां तो हम आपको पूरा करके ही दिखाएंगे, ठीक है। तो वहां का 4 हो गया। हर सब ग्रुप में आपको 4-4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हर सब ग्रुप में शॉर्ट आंसर 4 दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स 4 है, मैच द कॉलम 4 है, ठीक है, और ये भी है मैप पॉइंटिंग 4 है, और करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव वो भी 4 है। तो 5 ग्रुप में 4 करके हो गए 20 क्वेश्चन, आपको करने हैं 16, लेकिन हर ग्रुप से कम एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सब ग्रुप 2.2 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग असर्शन आर ट्रू और फॉल्स, बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है, सिंपल है, ठीक है। पहला देखिए, बोल रहा है द अनक्वाइट वुड वॉज ऑथर्ड बाय रामचंद्र गुहा, बोल रहा है अनक्वाइट वुड वॉज, बोल रहा है अनक्वाइट वुड जो है, ठीक है, उसके ऑथर कौन थे, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा ने लिखा था अनक्वाइट वुड को, तो आंसर होगा ट्रू, यस। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड मैकॉलो वॉज एन ओरिएंटलिस्ट, क्या लॉर्ड मैकॉलो एक ओरिएंटलिस्ट थे, तो आंसर होगा फॉल्स, वो ओरिएंटलिस्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राधाकांता देव appreciated the ultra radical thoughts that Desrosiers had spread among the student of Hindu college, बोल रहा है राजा राधाकांता देव जी तो जो थे, ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, तारीफ किया था द अल्ट्रा रेडिकल थाउट, जो अल्ट्रा रेडिकल थाउट जो थे, सोच जो थी, ठीक है, ऊंची सोच जो थी किसकी, देरोजियो साहब की, जो हिंदू कॉलेज के जो टीचर थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु महज 22 से 23 साल की उम्र में हो गई थी, देरोजियो, ठीक है, हैड स्प्रेड अमंग द स्टूडेंट, बोल रहे जो देरोजियो ने हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में जो रेडिकल अल्ट्रा रेडिकल थॉट्स को जो फैलाया था,
उसको राजा राधा कांता देव साहब ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, उसकी तारीफ की थी, ना निंदा किया था। तारीफ किया था ना बुराई किया था। तो उसकी निंदा की गई थी, उसकी बुराई की गई थी, ठीक है। राजा राधा कांता देव ने उनकी अप्रिशिएट नहीं किया था, बल्कि उसका बुराई किया था। जो अल्ट्रा रेडिकल थॉट्स जो देरोजियो ने हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में फैलाई थी, उसका उन्होंने निंदा किया, बुराई की, अप्रिशिएट नहीं किया था। तो आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिगंबर बिस्वास वॉज अ लीडर ऑफ इंडिगो रिबिलियन। बोल रहा है दिगंबर बिस्वास जो थे वो क्या इंडिगो रिबिलियन के लीडर थे? तो यस, ट्रू। ये मैं खुद कहूंगा कि आप हर रिबिलियन जितने भी हैं, इंडिगो रिबिलियन, मोपला रिबिलियन, बिरसा मुंडा रिबिलियन, ठीक है, मुंडा रिबिलियन, कोल रिबिलियन, सन्यासी रिबिलियन, फकीर रिबिलियन, जितने भी रिबिलियन हैं, आप सबका लीडर का नाम जरूर याद रखें। वो लड़ाई कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, किसके बीच हुआ था, आप ये सब जनरल इंफॉर्मेशन तो जरूर रखें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सब ग्रुप 2.3, ठीक है, उसी का है, ग्रुप बी का ये अभी चल रहा है, ठीक है। सब ग्रुप 2.3, तो 2.3 में देखिए क्या है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, ठीक है, ए को बी से मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम ए इधर लिखा है मैंने, कॉलम बी इधर लिखा है। कॉलम ए में देखिए बोला है खेला जोखन इतिहास, ये आपको मैचिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे वैसे ना करें, ठीक है। आप सीधा सा उसका आंसर लिख दे, वो साफ सुथरा सा रहता है, ठीक है। जैसे कि खेला जोखन इतिहास, तो ये किससे मैच कर सकता है? तो ये मैच कर सकता है इससे, कौशिक बंदोपाध्याय से, ठीक है। खेला जोखन इतिहास, कौशिक बंदोपाध्याय। तो आप 1 नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 1 नंबर आप यहाँ लिख दो। उसके बाद है आनंदे रहो। आनंदे रहो को किससे आप मैच कर सकते हो? तो उसको आप मैच कर सकते हो इससे, गिरीश चंद्र घोष से, ये होगा यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष। उसके बाद है 3 नंबर में देखिए मुर्शिदाबाद काहिनी, मुर्शिदाबाद काहिनी, तो वो होगा निखिल नाथ रॉय में, ठीक है, निखिल नाथ रॉय। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जो कि बुक था, एक्चुअली में ये सारे के सारे बुक्स का नाम है, ठीक है, ये सारे के सारे बुक्स का नाम है और ये सारे के सारे ऑथर्स हैं, ठीक है, मतलब लेखक हैं इन सारे बुक्स के। तो आपको सही मैचिंग करना है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री तो उसको लिखा था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने, ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, देखिए मैप पॉइंटिंग, सब ग्रुप 2.4 में देखिए बोल रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस एंड नेम देम गिवन इन द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर आपको मैप पॉइंटिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैप पॉइंटिंग का मैंने एक सेपरेट वीडियो करीब 20 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने पूरा का पूरा मैप पॉइंटिंग कंप्लीट करवाया है और इन सबको उसमें कवर भी किया है। और वो ऐसा वीडियो है जो आप अगर करोगे तो मैप पॉइंटिंग उसी में कॉमन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैप पॉइंटिंग नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन सब को ऑलरेडी उसमें कवर कर लिया है, इससे कहीं ज्यादा उसमें कवर है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मैं 5 वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट जो सजेशन का वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भी और मैप पॉइंटिंग का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सब ग्रुप 2.5, ठीक है, ये ग्रुप बी का आखिरी है, ठीक है। सब ग्रुप 2.5 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है देख लिए, बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हम लोगों ने करेक्ट अल्टरनेटिव्स कर रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आप लोगों में से बहुत जिन लोगों ने देखा होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, क्वेश्चन के रूप में एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसका 3 इंटरप्रिटेशन यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 3 एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं और एक स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और तीनों जो इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन जो है उससे आपको मैच करना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ न्यू ट्रेंड इन हिस्टोरिकल स्टडीज अपेयर्ड इन द 60s ऑफ द 20th सेंचुरी। बोल रहा है एक जो नया ट्रेंड था, एक जो नया चलन था, ठीक है, इन हिस्टोरिकल स्टडीज में अपेयर्ड इन द 60s ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का 60s किसको बोलते हैं पता है? 1960s का दौर को, 1960, 61, 62, 63, इस दौर में जो हुआ था एक नया ट्रेंड हो गया था, हिस्ट्री को स्टडी करने का एक नया ट्रेंड, एक नया चलन हो गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको देखना है कौन सा एक्सप्लेनेशन मेरा सही है। पहला देखेंगे, एनवायरमेंटल स्टडी बिकेम अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। बोल रहा है एनवायरमेंटल स्टडी जो था, ठीक है,
जो माहौल का बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, बिकेम अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, वो हिस्टोरिकल स्टडी का एक पार्ट बन गया था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द न्यू ट्रेंड इज कॉल्ड न्यू सोशल हिस्ट्री, न्यू ट्रेंड को न्यू सोशल हिस्ट्री कहा गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इकोनॉमिक हिस्ट्री बिकेम अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बोल रहे इकोनॉमिक हिस्ट्री जो था वो अब ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री बन गया था। तो जो सही एक्सप्लेनेशन है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द न्यू ट्रेंड इज कॉल्ड न्यू सोशल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट देख लीजिए, बोल रहा है जीवानेर झारपाटा बाय सरला देवी चौधरानी एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बोल रहा है जीवानेर झारपाटा जो था, जिसको सरला देवी चौधरानी ने लिखा था, एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी 3 एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैगोर फैमिली ऑफ जोड़ासंको। बोल रहा है ये जो टैगोर फैमिली जो थे, जो जोड़ासंको में, क्योंकि जोड़ासंको में ही रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो टैगोर फैमिली जो जोड़ासंको में रहती थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमको, इसके बारे में जीवानेर झारपाटा में। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द बुक टेल्स अस अबाउट ब्रह्मो आइडियोलॉजी, ये बुक जो है जीवानेर झारपाटा, ठीक है, ये हमको ब्रह्मो आइडियोलॉजी के बारे में बताता है। कारण नंबर 3, द बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सरला देवीज इन्वॉल्वमेंट इन द स्वदेशी मूवमेंट, या इस बुक में ये लिखा हुआ है कि किस तरह सरला देवी चौधरानी जी स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में वो इन्वॉल्व थी। इनमें से कौन सा एक सही कारण है, तो जो सही कारण है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सरला देवीज इन्वॉल्वमेंट इन द स्वदेशी मूवमेंट। ये बुक में ये लिखा हुआ है कि किस तरह सरला देवी चौधरानी जी वो स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, उसमें हिस्सा ली हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट देख लीजिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1906। बोल रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है उसको 1906 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब क्यों किया गया, इसका भी तो कुछ कारण होगा ना। पहला कारण, इट एम एट स्प्रेडिंग साइंटिफिक नॉलेज अमंग द पुअर पॉपुलेस। बोल रहा है इसका मकसद था गरीबों के बीच में, गरीब लोगों को साइंस का नॉलेज देना, साइंटिफिक नॉलेज देना। ठीक है, कारण नंबर 2, इट एम्स वाज टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इसका मकसद था भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाना। कारण नंबर 3, इट एम्स वाज टू चैलेंज ब्रिटिश रूल ओवर एजुकेशन, इसका मकसद था कि एजुकेशन के बल पर ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना। तो इसका मेन कारण था इंटरप्रिटेशन नंबर 3। ठीक है, कारण नंबर 3 जो था वही मेन मकसद था, इट एम्स वाज टू चैलेंज ब्रिटिश रूल ओवर एजुकेशन। तालीम की बुनियाद पर, तालीम के बल पर, एजुकेशन के बल पर ब्रिटिश सरकार को चैलेंज करना ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का मकसद था। ठीक है, जो 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट देखिए, बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंसेस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो है वो इंफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो इसका भी 3 कारण दिया है। पहला कारण देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला कारण, ठीक है, बोल रहा है इन हिज लेटर, बोल रहा है उसके लेटर में, जवाहरलाल नेहरू ने जो लेटर्स लिखे थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जब वो मसूरी में पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो बोल रहा है इन हिज लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जवाहरलाल नेहरू कम्युनिकेटेड टू हिज डॉटर अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। बोल रहा है जो लेटर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा था, ठीक है, उसमें लिखा था अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का किस तरह से रिवोल्यूशन हो रहा है भारत में, उसके बारे में लिखा था। कारण नंबर 2, थ्रू द लेटर्स रिटन टू हिज डॉटर। कारण नंबर 2, थ्रू द लेटर्स रिटन टू हिज डॉटर नेहरू केम क्लोजर टू हिज डॉटर। बोल रहा है लेटर लिखने के दौरान, ठीक है, लेटर के जरिया, खतों के जरिया वो अपनी बेटी को और करीब कर सकते थे, करीब उसके और करीब होने का वो एहसास दिलाता था। ठीक है, वो उसके और करीब जा सकते थे अपनी बेटी के, इंदिरा गांधी के। कारण नंबर 3, द लेटर्स ऑफ नेहरू ऑल्सो लीव रूम फॉर फर्दर स्टडीज टू द रीडर। बोल रहा है जो लेटर्स थे जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है, ऑल्सो लीव रूम फॉर फर्दर स्टडीज टू द रीडर, रीडर के लिए वो एक अलग बढ़िया चीज बन गया था स्टडी के लिए। नेहरू जी का लेटर जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था। तो इसका जो सही कारण है वो है कारण नंबर 1, इन हिज लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जवाहरलाल नेहरू कम्युनिकेटेड टू हिज डॉटर अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बी में 5 सब ग्रुप दिए जाते हैं। ठीक है, 5 सब ग्रुप दिए जाते हैं, जिसमें से जो पहला सब ग्रुप है उसमें रहता है
क्वेश्चन आंसर, दूसरा सब ग्रुप में रहता है ट्रू फॉल्स, तीसरा सब ग्रुप में रहता है मैच द फॉलोइंग, चौथा सब ग्रुप में रहता है मैप पॉइंटिंग और पांचवा सब ग्रुप में रहता है करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो आपको पांचों ग्रुप में, मतलब हर सब ग्रुप में चार चार क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन है हर ग्रुप में और 5 ग्रुप है, तो 4 5 20 हो गए। आपको करना कितना है, शुरू में बता दिया 16 करना है, लेकिन हर ग्रुप से कम एक होना ही चाहिए, हर ग्रुप से कम एक। तो मान लीजिए 5 में से, ठीक है, 5 में से 4 ग्रुप में आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो 4 चौके कितने हो गए, 4 चौके 16 हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपने एक छोड़ दिया तो 15 हो गया, और इसमें से आपने एक कर लिया, मतलब 4 ग्रुप में मान लिया 4 ग्रुप ऐसा है, मतलब आपको करना 16 है। ऐसा नहीं है कि आप 4 ही करो, आपको जितना मर्जी हो सबसे उतना करो, लेकिन हर ग्रुप से एक ठो करना कंपलसरी है, और अगर नहीं करिएगा तो मार्क्स कटेगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए 16 में आपने 12 किया या 15 किया, ठीक है, एक ग्रुप को टच ही नहीं किया तो मार्क्स कटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैक्सिमम आप 4 कर सकते हो हर ग्रुप से, नो डाउट, जितना दिया हुआ है आप उतना कर सकते हो, लेकिन हर ग्रुप से एक करना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल 16 पीस दिया जाता है। कितना, 16 पीस दिया जाता है, और उसमें से आपको 11 पीस करना रहता है। आप ठीक से समझ लिए, ग्रुप सी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 16 पीस दिए जाते हैं। 16 पीस दिए जाते हैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और उसमें करना आपको कितना रहता है, 11 पीस। तो 11 दूनी हो गया 22 मार्क्स। ठीक है, 22 मार्क्स। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोम प्रकाश इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बोल रहा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोम प्रकाश इन अराउजिंग। बोल रहा है सोम प्रकाश का क्या रोल था, ठीक है, इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। बोल रहा है सोम प्रकाश का क्या रोल था इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भारतीयों के दिल में, ठीक है, इंडियन पीपल के दिल में जो देशभक्ति का जो जुनून था, ठीक है, उसको जगाने में, उसको अराउजिंग करने में सोम प्रकाश का क्या रोल था 19th सेंचुरी में, ठीक है, बंगाल के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर नोन एज यंग बंगाल एंड व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स। बोल रहे किन लोगों को यंग बंगाल कहा जाता था और उनके मकसद क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रह्मो मूवमेंट। बोल रहा है ब्रह्मो मूवमेंट का क्या असर था, ठीक है, क्या इम्पैक्ट था ऑफ द 19th सेंचुरी इन द कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी। बोल रहा है अभी का जो इंडियन सोसाइटी है, अभी का जो इंडियन सोसाइटी है, भारत का जो समाज है, उसमें ब्रह्मो मूवमेंट का क्या असर आपको दिखता है, क्या असर आप देख सकते हैं। जो 19th सेंचुरी में जो ब्रह्मो मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, उसका असर अभी क्या आप देख सकते हो कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड बंबोधिनी डील विद द वुमेन सेंट्रिक इशू ऑफ द 19th सेंचुरी। बोल रहा है बंबोधिनी जो था, ठीक है, हाउ डिड बंबोधिनी डील, किस तरह से वो डील करता है विद द वुमेन सेंट्रिक इशू, वुमेन का जो, औरतों का जो खास मसला है, औरतों का जो खास प्रॉब्लम है, ठीक है, औरतों का जो खास प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, सेंट्रिक इशू जो है ऑफ द 19th सेंचुरी, किस तरह बंबोधिनी ने डील किया था, जो औरतों का जो मेन प्रॉब्लम था उसको किस तरह से डील किया था 19th सेंचुरी में, वो आपको बताना है। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, बंबोधिनी ने किस तरह से डील किया था, औरतों का जो मेन प्रॉब्लम था उसको किस तरह से डील किया था 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज डेविड हेयर रिमेंबर्ड। डेविड हेयर को क्यों याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डिड हरीश चंद्र मुखोपाध्याय प्ले इन द इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवोल्ट में हरीश चंद्र मुखोपाध्याय ने क्या रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द संथाल रिबिलियन। बोला संथाल का जो लड़ाई हुआ था, संथाल रिबिलियन जो हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकला आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका काउजेस क्या क्या थे, उसके क्या क्या कारण थे, क्यों ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, लड़ाई का पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, ये लड़ाई हुआ क्यों था। ठीक है, इमीडिएट काउजेस क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इमीडिएट काउज याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पेंटिंग भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर सिग्निफाई। बोल रहे अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का जो पेंटिंग बनाया था वो क्या जताता है, क्या सिग्निफाई करता है, क्या चीज का वो सिग्नल देता है। ठीक है,
वो बताना क्या चाहता है, भारत माता का जो पेंटिंग है वो क्या बता रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल डिड आनंद मठ प्ले इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस। बोल रहा है कि आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसके अंदर वंदे मातरम सॉन्ग लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो किताब किस तरह से जो भारत के जो लोग थे उनके अंदर देशभक्ति का वो जुनून जगा रहा था। ये आनंद मठ किताब को पढ़ने के बाद भारतीयों के दिल में किस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा हो रहा था, ठीक है, भारतीयों के दिल में। तो आनंद मठ का आपको बेसिकली इंपॉर्टेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्टून यूनिवर्सिटी मशीन। ठीक है, बोल रहा है कि कार्टून जो थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी मशीन के, उसके क्या सिग्निफिकेंस थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वाज द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफेक्टिव। बोल रहा है कॉलोनियल सिस्टम जो था, कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो डिफेक्टिव क्यों था। तो इसके बारे में भी मैंने उन सारे वीडियोस में बताया है, आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो था, ये तो सिर्फ सैंपल पेपर का वीडियो है, ठीक है। तो व्हाई वाज द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव क्यों था कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ दिस कंट्री। बोल रहा है कि कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या रोल था, ठीक है, क्या भूमिका था इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ दिस कंट्री। मेडिकल फील्ड जो था, मेडिकल साइंस का जो फील्ड था इस देश का, उसमें कैलकाटा मेडिकल कॉलेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, क्या योगदान किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द विश्व भारती एस्टैब्लिश्ड। बोल रहा विश्व भारती को जो इस्टेब्लिश किया गया था उसको किस मकसद के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। विश्व भारती को बनाया क्यों गया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, उसका कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बट्टाला पब्लिकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। बोल रहा है कि जो बट्टाला जो पब्लिकेशन था, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या था इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको 4 मार्क्स से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, यानी इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल 8 पीस दिया जाता है, ठीक है, 8 पीस आपको करना रहता है, 6 पीस आपको 6 पीस करना रहेगा, इसलिए 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 किया है। 4 मार्क्स वाला आपको 8 पीस दिया जाता है, आपको 6 पीस करना पड़ता है। इसमें 2 ग्रुप आपको बनाए जाते हैं, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2, ठीक है। सब ग्रुप 1 में 4 क्वेश्चन रहते हैं और सब ग्रुप 2 में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ग्रुप 1 में सब ग्रुप नहीं, सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप 1 में 4 क्वेश्चन, सब ग्रुप 2 में 4 क्वेश्चन, 8 हो गए, लेकिन आपको करना 6 है। अब किस तरह से करना है वो भी देख लीजिए। बोल रहा है आंसर एनी 6 क्वेश्चन इन 7 और 8 सेंटेंसेस, ठीक है, आपको 8 दिए गए हैं, 4-4 करके 2 ग्रुप में डिवाइड करके, लेकिन आपको करना है सिर्फ 6 पीस। अब बोल रहा है टेकिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब बोल रहा है कि हर किसी से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो करना ही है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, ठीक है, ये मिनिमम है कि मिनिमम आप हर ग्रुप से आपको 2 तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 1 से 2 किया, इधर से 2 किया, फिर इधर से किया, नहीं, आपको करना 6 है, लेकिन हर किसी से, जैसे मान लीजिए आपने इस ग्रुप से 2 किया, इस ग्रुप से 2 किया, अब आप कहीं से भी 1-2 आप कर सकते हो, सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो सब ग्रुप 1 में आते हैं। पहला नंबर, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द एमलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुमेन folk ऑफ इंडिया। बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो औरतों का तालीम के लिए जो मूवमेंट जो चलाया था, ठीक है, औरतों के तालीम के लिए जो आवाज उठाई थी, औरतों की आजादी के लिए जो आवाज उठाई थी, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द एंजेलिस्ट और इंटेलिस्ट कंट्रोवर्सी। एंजेलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में क्या कंट्रोवर्सी थे, क्या लड़ाई थी, ठीक है, कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन नंबर 3, नैरेट द रोल ऑफ तीतू मीर इन द वहाबी मूवमेंट। तीतू मीर का, ठीक है, जिनका असल नाम मीर निसार अली था, तीतू मीर का वहाबी मूवमेंट में क्या रोल था। नंबर 4, राइट अ नोट ऑन द सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन। सन्यासी और फकीर रिबिलियन पे आपको नोट लिखना है। अच्छा, वो था सब ग्रुप 1, ठीक है, सब ग्रुप 1, उसमें ग्रुप डी का, ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन थे, अब इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द बंगाली एजुकेटेड क्लास टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। बोल रहा है ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो लड़ाई हो रहा था, उसमें बंगाली एजुकेटेड क्लास जो लोग थे, मतलब बंगाली सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका क्या एटीट्यूड था ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। क्या उन्होंने लड़ाई लड़ा, नहीं लड़ा, वो लोग डर गए, क्या किया, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बोल रहा है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का आपको कंट्रीब्यूशन बताना है इन द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था, ठीक है, इन द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 7, elucidate the connection between the development of printing press and the dissemination of knowledge। बोल रहा है प्रिंटिंग प्रेस और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में क्या रिलेशन था, क्या कनेक्शन था, वो आपको बताना है, ठीक है। elucidate the connection between the development of printing press, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट में और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में क्या कनेक्शन था, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महेंद्र लाल सरकार इन इम्पार्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। बोल रहा है कि महेंद्र लाल सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन था इन इम्पार्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को फैलाने में, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करने में महेंद्र लाल सरकार जी का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप ई में। ग्रुप ई में ऐसा कुछ सब ग्रुप नहीं रहता है, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक करना है और ग्रुप ई में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक पीस आपको करना पड़ता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनमें से एक आपको करना पड़ता है, ठीक है। पहला नंबर, राइट व्हाट डू यू नो अबाउट, ठीक है, राइट व्हाट डू यू नो अबाउट राजा राम मोहन रॉय एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या जानते हैं कि उन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो आप सब बता देना। राजा राम मोहन रॉय कब पैदा हुआ, उनको राजा का खिताब किसने दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, हिस्ट्री मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन द मुंडा रिबिलियन। मुंडा रिबिलियन पर आपको एक लॉन्ग टाइप का एसे लिखना है, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया है 15 और 16 सेंटेंसेस, ठीक है। 15 से 16 सेंटेंसेस में, 15 से 16 जुमलों में आपको जवाब देना है, ठीक है। मुंडा रिबिलियन का बारे में आपको एसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा मुंडा रिबिलियन पे आप जो एसे लिखोगे उसमें क्या क्या लिखोगे। पहला तो आप ये लिखोगे कि मुंडा रिबिलियन लड़ा क्यों गया, मतलब लड़ने के पीछे कुछ कारण होना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करता है आदमी, ऐसे ही पागल है लड़ाई कर देगा नहीं ना। तो लड़ाई करने के पीछे कुछ कारण होता है, उसका लीडर का आपको नाम बताना है, कब लड़ाई हुआ था, कहाँ लड़ाई हुआ था, ठीक है। उसके बाद काउजेस आपको बताकर फिर उसके बाद आपको इम्पैक्ट बताना है, ठीक है, इम्पैक्ट इफेक्ट क्या हुआ था, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। क्यों हुआ था, लीडर का नाम, कब हुआ था, कहां हुआ था और उसका कुछ इफेक्ट आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। बोल रहा है बंगाल में जो टेक्निकल एजुकेशन को जो फैलाया गया था, पढ़ाया जो जा रहा था टेक्निकल एजुकेशन बंगाल में, उसका बारे में आपको लिखना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर मोस्टली हम बोलेंगे कि 1.5 से 2 पेज का तो आंसर होना ही चाहिए। 8 नंबर का जो आंसर है 1.5 से 2 पेज आपका आंसर होना ही चाहिए। लेकिन आंसर ऐसा नहीं कि हवा में बात होना चाहिए, आंसर टू दी पॉइंट होना चाहिए, एक एक लफ्ज काम का लिखा हुआ होना चाहिए। बेकाम का अगर आप लिखोगे, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं मिलता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो पढ़कर एग्जामिनर सीधा आपका आंसर को काट देगा, रॉन्ग कर देगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एक हिस्ट्री का एक सैंपल पेपर। सैंपल पेपर करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाता है, दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन का एक सही पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। वैसे तो मैंने पहली वीडियो में जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है उसमें मैंने आपको पैटर्न समझाया था, लेकिन वो पैटर्न और इस पैटर्न को जब आप लोग लाइव करते हैं तो एक अलग बात होती है, इसमें आपको समझ में आता है, ठीक है। बाकी जिन को अगर नहीं बताया जाता है ना, वो क्या करते हैं, वो एग्जाम में परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि किससे कितना क्या करना है, फिर वो गलत करके चले आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैंने आपको पैटर्न भी समझाते गया हूं, ठीक है, ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आता रहे। और मैं आपको फिर कहता हूं कि जिन लोगों ने आज ज्योग्राफी का जो एग्जाम दिया है उनमें उन लोगों को हमारे चैनल से कितना फायदा हम मिला वो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।